नमस्कार। जीने की कला के इस अंक में मन के विकास के विभिन्न सोपानों के विषय में चर्चा करते हैं। महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में चित्त की भिन्नता को ध्यान में रखते हुए 5 प्रकार के व्यक्तित्वों का उल्लेख किया है। इन्हीं आधारों पर व्यक्ति का उत्थान पतन निर्भर करता है, जो अपने आप बनाया एवं बिगाड़ा भी जा सकता है। वस्तुतः मनुष्य किसी बाह्य शक्ति द्वारा नियंत्रित नहीं है, अपितु वह स्वयं चिंतन, चरित्र एवं व्यवहार में उत्कृष्टता अथवा निकृष्टता का चयन कर स्वयं को उठाता अथवा गिराता है। इसी को महर्षि पतंजलि ने चित्त की विभिन्न भूमियों के नाम से कहा है। ये 5 प्रकार के होते हैं। इनमें क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्रता और निरुद्ध हैं। मन की पहली अवस्था क्षिप्त अवस्था। इसमें मनुष्य न तो अपने उत्थान की बात सोच पाता है और न ही समाज में कोई महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर पाता है। ऐसे व्यक्तियों को यदि नर पशु कहा जाए तो अत्युक्त नहीं होगी। ये शरीर से तो मनुष्य दिखाई पड़ते हैं, किंतु इनकी मानसिक संरचना पाशविक संस्कारों से युक्त होती है। मन इतना चंचल है जिसका चिंतन पेट और प्रजनन के इर्द गिर्द घूमा करता है, एवं इसके लिए ऐसे व्यक्ति कुछ भी नीत अनीत का आचरण करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। फलतः निरंतर दुखी, चिंतित और शोकपूर्ण जीवन बिताते हैं। हमेशा कार्य में लगे रहने पर भी कोई महत्वपूर्ण लक्ष्य भेद नहीं कर पाते। अस्त व्यस्त एवं अदूरदर्शितापूर्वक कार्य करने वाले भी इसी वर्ग में आते हैं। मनुष्य की दूसरी अवस्था मूढ़ता की है। इस प्रकृति के मनुष्य निद्रा, मोह, भय, आलस्य, तंद्रा, दीनता आदि दुर्गुणों से घिरे रहते हैं एवं ठीक ढंग से सोच विचार भी नहीं कर सकते, क्योंकि बौद्धिक शक्तियों पर आवरण पड़ा होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से ग्रसित होकर ये विपरीत और अनुचित कार्यों में प्रवृत्त रहते हैं। नैतिक मर्यादा एवं अनुशासन को तोड़ने वाले ऐसे ही व्यक्ति होते हैं। जन प्रवाह में बहने में इन्हें कोई भी हानि नहीं दिखती। मछली की तरह प्रवाह के विपरीत चलने की नीति का पक्ष साहस लेने एवं उस प्रवाह को मोड़ने का ये व्यक्ति कभी साहस नहीं जुटा पाते हैं। मनुष्य की तीसरी अवस्था विक्षिप्ता अवस्था है। इस प्रकार के मनुष्यों का स्तर पूर्व के जो 2 श्रेणियों की तुलना में कुछ ऊंचा अवश्य होता है, फिर भी इन्हें जनसंख्या का एक घटक भर कहा जा सकता है। योग्यता, तत्परता एवं संपन्नता का अभाव न होते हुए भी कृपण एवं कायर बने रहते हैं। साहस एवं उदारता होते हुए भी वे संकीर्णता की परिधि में ऐसे जकड़े होते हैं जिसमें कुछ करते धरते बनता नहीं। ये जिस प्रकार जीवन तो जी लेते हैं, किंतु आत्मसंतोष, दैवी अनुग्रह एवं लोक सम्मान जैसी उपलब्धियों को प्राप्त कर सकने में वे सर्वथा असमर्थ होते हैं। इनकी गणना व्यक्तित्व की दृष्टि से अविकसित एवं असहायों में ही होती है, क्योंकि वे मात्र अपना ही बोझ किसी प्रकार उठा पाते और सहायता को अपने तक सीमित रखकर कृपण कंजूस बने रहते हैं। मानवता की दृष्टि से मनुष्य की जो चतुर्थ अवस्था एकाग्र अवस्था है, ये महत्वपूर्ण है। इससे संपन्न लोगों की गणना प्रतिभाशाली लोगों में होती है। ये लोभ, मोह और अहंकार से सर्वथा बचे रहते हैं। ये चिंतन, चरित्र एवं व्यवहार में ऐसी उत्कृष्टता ले आते हैं जिनका अनुकरण कर परिकर में रहने वाले अन्य लोग भी लाभान्वित होते रहते हैं। भौतिक प्रगति का श्रेय भी इन्हें ही मिलता है। सूझ के धनी एक साथ अनेकों पक्षों पर दृष्टि रख सकने की क्षमता होने के कारण व्यवस्थापक एवं शासनाध्यक्ष भी कहलाते हैं। कलाकारों, साहित्यकारों, बुद्धिजीवियों का वह वर्ग भी इसके अंतर्गत ही आता है, जो लोकमंगल के लिए ही अपनी प्रतिभाओं का सदुपयोग करते हैं। इस प्रकार के मनीषी, वैज्ञानिक, साधु, सज्जन, सेवाभावी लोग नगण्य से साधनों से सदा सहता की रीत नीति अपनाते हुए हंसता हंसाता जीवन जी लेते हैं। इन्हें लोगों ने कभी देश देशांतरों में प्रगतिशीलता का सर्वतोमुखी सुसंपन्नता एवं सुसंस्कारता का वातावरण बनाकर रख दिया था। सतयुग के आदर्श ऐसे ही लोगों के स्थापित किए हुए ही होते हैं। 5वीं एवं अंतिम अवस्था निरुद्धावस्था है। यह चेतना की चरम स्थिति है।
एवं व्यवहारिक चारित्रिक दृष्टिकोण से सर्वोपरि अवस्था है। इस अवस्था को महर्षि पतंजलि ने समाधि के रूप में तो योगी राज अरविंद ने सुपर माइंड के रूप में चित्रित किया है। वस्तुतः यही वह उत्कृष्ट अवस्था है जिससे समाधि जैसी क्षमताएं एवं रिद्धियों सिद्धियों के भंडार हस्तगत हो जाते हैं। इन्हें देवमानव एवं महापुरुष जैसे नामों से भी पुकारते हैं। ये सभी इंद्रिय, समय, साधन एवं विचार संयम से उत्पन्न शक्ति को आत्म परिष्कार से लोक मंगल तक के उच्च स्तरीय प्रयोजनों में ही नियोजित करते हैं। इनकी निजी आवश्यकताएं सीमित होती हैं। समाज का नवोत्थान एवं सामाजिक समस्याओं का समाधान ही इनका मुख्य लक्ष्य होता है। फलतः प्रत्येक कार्य को जिसे ये हाथ में ले लिया गया है वे अभिरुचि, उत्कंठा, मनोयोग एवं उत्साह के साथ संपादित करते हैं। लक्ष्य में लोक कल्याण जुड़े होने के कारण आत्मसंतोष, लोक सम्मान एवं देवी अनुग्रह की वर्षा इन पर अपने आप होती है। व्यक्तित्व चुंबकीय एवं विश्वस्त स्तर का विकसित होता है। यह मनुष्य के प्रगति की अंतिम अवस्था है, जिसे प्रतिभा की महासिद्धि भी की अवस्था भी कहते हैं, जो समय का कायाकल्प करके वातावरण में नव जीवन का प्राण प्रवाह भर देते हैं। मन की शक्ति एकाग्रता एवं मनन से विकसित होती है। इधर उधर चंचलतापूर्वक भ्रमण करने से, चिंताओं एवं भ्रांतियों के वशीभूत होने से मना प्रवृत्ति अनेक दुर्दमनीय कष्टों का, अनेक पराजयों का कारण बनती है। यदि एक निर्दिष्ट कार्य में मन एकाग्र न किया जाए तो समस्त प्रयत्न निष्फल होते रहते हैं। निर्दिष्ट समय पर अन्य समस्त विचारों को मना प्रदेश से बहिर्गत कर एक तत्व पर अंतः क्षेत्र एकाग्र करने से मन की शक्ति प्रकट होती है। एकाग्र ध्यान मुख्यतः दो प्रकार का है, अक्रिय और सक्रिय। अक्रिय ध्यान में इंद्रियों को शांत कर मनोवृत्ति को ग्राहक किया जाता है। समस्त वृत्तियों को पूर्ण शांत रखना होता है। मैं पृथ्वी पर परमात्मा तत्व का महत्तम, सर्वोच्च एवं सर्वोत्कृष्ट रूप हूँ। केवल इसी भाव पर चित्त वृत्तियों को एकाग्र रखना होता है। ध्यान का दूसरा भेद है सक्रिय ध्यान। सक्रिय ध्यान में मन को क्रियात्मक ग्रहणोचित वृत्ति में रखा जाता है। एकाग्रता से शब्द सुनना होता है। एक ही साथ भावनाओं को ग्रहण करना एवं बाहर भेजना होता है। इस प्रकार मन की द्विधा क्रिया होती है। जो कुछ कहा जाता है उसे सुनने एवं उसी समय निर्णय करके मूक मानसिक उत्तर देना पड़ता है। तुम अपना अक्रिय ध्यान उस व्यक्ति की ओर मत करो जो तुमसे अनुग्रह अथवा लाभ उठाना चाहता है। यद्यपि तुम्हें दूसरे की भावनाएं ग्रहण करनी चाहिए, तथापि तुम्हें अपने मन को ऐसी विहित वृत्ति रखनी चाहिए जिससे तुम पर किसी अवांछनीय प्रभाव का आक्रमण न हो सके। तुम्हें द्वारपाल के समान स्थिर रहना चाहिए तथा किसी अनुचित तथा अनर्थकारी सूचना का संचार मन के भीतर न होने देना चाहिए। बाहर भेजा हुआ प्रत्येक विचार तुम्हारी इच्छा के वश में होना चाहिए। जब तक सद्भाषण स्वभाव स्थिर रूप से न बन जाए तब तक प्रत्येक शब्द को सावधानी से बोलते रहो तथा प्रत्येक कार्य सूक्ष्म अंतरात्मा की अनुमति से करते रहो। प्रत्येक कार्य में अपनी सच्ची संकल्प शक्ति का संचार करते रहो। दार्शनिक कैंट ने ठीक ही कहा है कि नीति में जीवन का प्रारंभ होने के लिए विचार क्रम में परिवर्तन तथा आचार का ग्रहण आवश्यक है। इसी को हमारे उपनिषदों ने भी ये कहा है, सत्येन लभ्यस्तपसा ये सात्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम, अर्थात सत्य, तप तथा सात्विक ज्ञान और नित्य निर्विकार रहने से ही आत्म तत्व का दर्शन हो सकता है। ये सभी बातें मना साधना की ओर संकेत करती हैं। जीवन में दर्शन का फल है मना सभ्यता का उदय। साधना की भावना से सात्विकी श्रद्धा का जन्म होता है। जितस्य
विषय को अपने अध्यवसाय की क्षमता के अनुभव का विषय बना सकना ही श्रद्धा का लक्षण है। भारतीय विचारकों ने अपने वाङ्मय के उषा काल से ही इस महत्वपूर्ण तत्व को समझकर उसका प्रचार किया है। ज्ञान सिद्ध ऋषि महर्षियों को जो साक्षात्कार था, उन्होंने उसको श्रुति कहा है। श्रुति का जन्म प्रज्ञा से होता है और प्रज्ञा इंट्यूशन ज्ञान प्राप्ति का सबसे सूक्ष्म साधन है। योग समाधि के द्वारा चित्त को संस्कृत करने का फल हमारे ज्ञान यंत्र के लिए पतंजल ने यूँ बताया है, ऋतंभरा तत्रयूला, अर्थात आध्यात्मिक दर्शन की उच्चतम अवस्था से में ऋतंभरा प्रज्ञा का उदय होता है। ऋत जिसमें भरता हो, ऐसी बुद्धि ऋतंभरा है। मन के तर्क वितर्क द्वारा संचय होने वाला ज्ञान सत्य है। हृदय की अनुभूति या तत्व साक्षात्कार से उपलब्ध अनुभव ऋत है। योगी की प्रज्ञा ऋतात्मक ज्ञान का भरण करती है। बुद्धि यथार्थ में प्रतिभा का एक संस्कारित स्वरूप है। भावुकता अर्थात कल्पनात्मक सहानुभूति बुद्धि का एक गुण है। नाना प्रकार के विचार कल्पनाएं, मानस चित्र निर्माण करना, सोचना, तर्क करना बुद्धि के व्यापार हैं। कुशाग्र बुद्धि वाला व्यक्ति अधिक स्पष्ट मानस चित्र विनिर्मित करता है। कल्पना करना, ज्ञान के आधार पर उन मानस चित्रों को अधिकाधिक स्पष्ट करना, उनमें भावुकता फीलिंग्स का संचार करना, ये बुद्धिमानों की आंतरिक अवस्था है। जब तक उक्त तत्वों में पूर्ण सामंजस्य नहीं होता, तब तक बुद्धि में परिपक्वता का संचार नहीं हो सकता। तर्क से कल्पना का अनौचित्य प्रक्षालित होता है और बुद्धि का विशुद्ध व्यवहारिक रूप प्रकट होता है। बुद्धिमान की विविध योजनाएं व्यावहारिकता के आधार पर विनिर्मित होती हैं। मनुष्य के मन का विकास अधिकता उसकी बुद्धि के विकास पर ही निर्भर है। बुद्धि की शक्ति मस्तिष्क के सूक्ष्म कोशों में निवास करती है। जिज्ञासा एवं स्मरण शक्ति बुद्धि के विशिष्ट अंग प्रत्यंग हैं। मनन से मन की शक्ति बढ़ती है, निर्दिष्ट समय पर दूसरे सब विचारों को छोड़ करके एक आत्म तत्व पर मन को एकाग्र करना चाहिए।